लग रहा है तो उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम या बीच में किसी भी टाइम का आप मोमेंटम कैलकुलेट करो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट? यही था, राइट? ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट कैसा था? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या फिर आप लिख दो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने उसको प्रूव करने के लिए दो बॉडी लिखी, MA MB इनका मास था। पहले हमने विदाउट बिफोर कोलिजन देखा, सेकेंड कंडीशन हमने ड्यूरिंग कोलिजन की देखी जब वो टकरा रहे थे एक दूसरे से, और तीसरी कंडीशन हमने आफ्टर कोलिजन की देखी। देखा हमने कि UA UB वाज द इनिशियल वेलोसिटी, जब दोनों टकराए तो FAB और FBA नाम का फोर्स लगा एक दूसरे के ऊपर। FAB स्टैंड फॉर फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, एंड सेपरेट होने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज होकर VA VB हो गई, राइट? आगे हमने सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों लगाया था इसमें, एंड वी अल्टीमेटली प्रूव्ड दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आ रहा था वैल्यू, MA UA प्लस MB UB, ये ना पूरा इनिशियल सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज इक्वल टू MA BA प्लस MB। इसके बेसिस में एक क्वेश्चन भी किया था हमने, जिसे एंड किया था ना क्लास, ठीक है? हाँ, 2 ब्लॉक से रुक गया था ना, वो चिपक के चल रहा था और रुक गया, उसका वेलोसिटी कितना आया? 0। ठीक है, मतलब दोनों आए, टकराए और चिपक के रुक गए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं अपन इसके इंटेक्स क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वांटिटी और बच गई, हेडिंग डालना इंपल्स। इंपल्स जैसे एक मोमेंटम होता है ना, वैसे एक इंपल्स है। हाँ, एक टॉपिक है लास्ट, इंपल्स। इंपल्स, IMPULSE। डेफिनेशन लिखो इंपल्स का। It is the product of it is the product of it is the product of force and the time. It is the product of force and the time. It is the product of force and the time for which the force acts. For which the force acts. Force acts. समझ रहे हैं क्या? कितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा उसके ऊपर, वो होता है इंपल्स। कुछ फोर्स तुरंत बस एक इंस्टेंट के लगते हैं बस, कुछ फोर्स बहुत समय तक लगते हैं, तो फोर्स इनटू टाइम विल बी इंपल्स। तो इट इज डिनोटेड बाय I इज इक्वल्स टू फोर्स कैपिटल F इनटू टाइम। यूनिट क्या होगा इसका? फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट है, हाँ, kg मीटर पर सेकेंड, बस पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से? न्यूटन। पहली बार सुना न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और टाइम का यूनिट तो क्या हो जाएगा? इंपल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड। न्यूटन डैश माइनस के यूनिट में माइनस होता है। न्यूटन सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकेंड, हाइफन है, ठीक है, माइनस न्यूटन सेकेंड। आप अगर इसको अच्छे से देखो तो आप
सेकेंड लॉ से फोर्स को क्या लिखते हो, ये लिखते हो, इधर सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, है ना। तो आपने फोर्स की जगह ये रख दिया सेकेंड लॉ से, और अब इनटू टी करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया, इंपल्स का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। वेरी गुड, चेंज इन, नीचे लिखना, we can say that impulse is equal to, we can say that impulse is equal to, we can say that impulse is equal to change in momentum. You can say that impulse is equal to change in momentum. Clear है, change in momentum ऐसा लिख लेना, समझ याद रहेगा। यहां से लिखो ये वाला स्टेप लिखना, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, टी टी को कैंसिल कर देना। हम फोर्स को सेकंड लॉ से ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, आई क्या आया आपका, डेल पी के बराबर। टेस्ट देने को नहीं आया था संडे को, जतिन इतनी हर संडे बाहर चले जा, टेस्ट कब देगा, मैं दूं टेस्ट तेरी जगह। आप भी नहीं दिए थे ना, क्यों, पेपर मैं तो ग्रुप पे डाला हूँ मैसेज शाम में ही, अगले दिन टेस्ट होगा, और पूरा टॉपिक्स लिखा था। आप अभी तक मैसेज नहीं पढ़े हो मेरा, टॉपिक्स लिखे थे कि फोर्स आएगा, उसके इफेक्ट्स आएंगे, फिर फर्स्ट लॉ आएगा, सेकेंड लॉ आएगा, पूरा लिखा हुआ था मैसेज में। हो गया ये दोनों स्टेप। तो इससे अपन को समझ में आ रहा है कि इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर। अब इंटेक्स क्वेश्चन निकालो। देखो पहला क्वेश्चन कहाँ पे, कौन से चैप्टर, कौन से पेज नंबर पे है, देखिए एनसीईआरटी, जो ऑनलाइन है उन लोग भी एनसीईआरटी देखेंगे। राधिका, यस सर, श्रेयांश, पीयूषी, दर्शना, am I audible? यस सर, Yes, sir, you are audible. चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 118। चलो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल और अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। Stone. स्टोन, क्योंकि उसका मास ज्यादा है. सेम साइज का स्टोन, तो स्टोन का मास ज्यादा होगा, इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा। याद है ना, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लिखा क्वेश्चन पेपर में, लिखा था मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लिख लो इसका फर्स्ट का आंसर स्टोन, बिकॉज इट्स मास विल बी मोर। फर्स्ट का ए का आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन, ठीक है। मास ज्यादा है इसका, बिकॉज इट्स मास इज मोर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखो, ये भी सिंपल है। अ बाइसाइकिल और अ ट्रेन, ट्रेन को ऐसे पकड़े नहीं रोक सकते ना, स्पाइडरमैन नहीं अपन लोग, ठीक है। साइकिल रोक सकते हैं, अगर साइकिल में इनर्शिया कम होगा, ट्रेन में ज्यादा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ट्रेन, ज्यादा है करके लिखा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस बताया हूँ, आप लोग तो लिख रहे हो ना पूरा, सिंस इट्स मास इज विल बी मोर, ठीक है। और थर्ड, अ 5 रुपी कॉइन और अ 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी वाला कॉइन थोड़ा भारी होता है ना, 5 रुपी कॉइन, अगेन मास ज्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन में इनर्शिया ज्यादा होगा। फॉलो कर रहे हैं सब? यस सर, चलो नेक्स्ट, उसी पेज में है क्या कर क्वेश्चन, फुटबॉल वाला। चलो पढ़ो क्या क्या हो रहा है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। क्या क्या हो रहा है देखो, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल। दोनों तरफ वेलोसिटी चेंज हुई है। तो पहले फुटबॉल रेस्ट पे थी,
इसने मारा अपने प्लेयर, अपने टीममेट को दिया तो वेलोसिटी चेंज हुई, फिर उसने वापस रोक के मारा होगा, फिर वेलोसिटी चेंज हुई, गोल मारा ना, गोलकीपर ने क्या किया, द गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल, फिर वेलोसिटी चेंज हुई, 0 हो गई, फिर किक्स इट टू द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, फिर वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। पहले समय फर्स्ट फुटबॉलर, सेकंड समय उनका टीम वाला, थर्ड समय वो गोलकीपर, और फोर्थ समय उनका टीम वाला जिसको पास किया, ठीक है। तो लिख लो उसका आंसर, द वेलोसिटी चेंजेस इन ईच कोलिजन। जब भी एक बॉडी दूसरे से कोलाइड करेगी वेलोसिटी चेंज होगी। द वेलोसिटी चेंजेस इन ईच कोलिजन, एम आई क्लियर? द वेलोसिटी चेंजेस इन ईच कोलिजन। समझ में आ रहा है? Since the number of collisions are 4, since the number of collisions are 4, the velocity changes 4 times. The velocity changes 4 times. The velocity changes 4 times. Clear है? हाँ। अब कौन कौन एजेंट है हर बार में, अगला पैराग्राफ में लिखेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना क्वेश्चन का, कि कितने बार पूछा है ना, हाउ मेनी टाइम्स द वेलोसिटी चेंजेस। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे, हर बार का एजेंट कौन है लिख लेते हैं। लिखो नीचे, इन फर्स्ट केस द फर्स्ट फुटबॉलर, इन फर्स्ट केस द फर्स्ट फुटबॉलर, in the first case the first footballer, the football player लिख लो जो भी हो, supplies the force, supplies the force, ठीक है। in first case the first football player supplies the force, full stop. in second case, in second case, in second case the second football player supplies the force. In second case the second footballer या football player supplies the force, जो गोल की तरफ मार रहा है, ठीक है। In the second case the second football player supplies the force. In the third case the goalkeeper, in the third case the goalkeeper, in the third case the goalkeeper applies the force to stop the ball. In third case the goalkeeper applies the force to stop the ball, to stop the ball, applies the force to stop the ball. और फोर्थ केस में क्या होगा, जो अपने टीममेट को वापस उसने पास किया ना, तो फोर्थ में भी गोलकीपर ही होगा, है ना। इन फोर्थ केस पहले उसने रोका फिर उसने सप्लाई किया फोर्स, तो 2 बार वेलोसिटी चेंज हुई ना। पहले उसने वेलोसिटी तेज से कम किया, बॉल को रोका, और फिर उसी ने किक भी किया, मतलब उसी ने दूसरा फोर्थ टाइम भी वेलोसिटी चेंज की। तो इन द फोर्थ केस द गोलकीपर अगेन प्रोवाइड्स द फोर्स and kicks the ball. In the fourth case the goalkeeper again supplies the force and kicks the ball. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसी पेज में है कि अगला पेज में? देखो जल्दी से। हाँ देखो ना क्या है, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. तो इस टाइप का अपन inertia of rest अपन लिखे ना, एक फ्रूट वाला,
मैंने आप लोग को शायद फोटो खींच के भेजा था ना लिखने के लिए। हाँ, तो वो भी सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला। तो यहाँ वो फ्रूट वाले की जगह लीव्स है बस, ये हो जाएगा आंसर। अरे ये अपन एग्जाम्पल में लिखे, आप लिख लो तब भी, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डालो और लिखो फॉर आंसर सी एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पेज नंबर डाल लो ना आप लोग, क्वेश्चन मत लिखो, पेज नंबर डाल लो बस। पेज नंबर कौन सा है ये? 180 18, ओके। 118 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? आंसर इन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और क्या है देखो, why do you fall in the forward direction when a bus, a moving bus breaks to a stop and fall backwards when it accelerates from rest? दोनों है ना इसमें, पहला वाला केस इनर्शिया ऑफ मोशन है और दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ये आपको भी, ये भी आपको दोनों एग्जांपल से मिल जाएगा, पहला वाला इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल में, दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल में। लिख लो उसको भी। अगेन एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। आप पांचों फॉलो कर रहे हो? राधिका, दर्शना, श्रेयांश, पीयूषी, जयती। Yes, sir. आप तीनों ऑफलाइन क्यों नहीं आए हो आज? राधिका, पीयूषी एंड श्रेयांश। सर तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सर आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। Not feeling well. वाह, एक तो कोई दूसरा बहाना देते। चलो हो गया, डन। अगला क्वेश्चन कहाँ है? देखो उसमें क्या है। If action is always equal to reaction, explain why a cart pulled by a horse can be moved. क्या होगा? If action is always equal to reaction, explain why a cart pulled by a horse can be moved. कब मूव होगा हॉर्स? तो कार्ट, जब हॉर्स एक ज्यादा फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन से ज्यादा। क्योंकि अगर एक हॉर्स खड़ा है, कार्ट भी रेस्ट पे है, तो उस समय उससे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय अ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो उस समय उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मूव तभी करेगा जब वो एक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आंसर लिखो नीचे। इफ द फोर्स ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, अगर एक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर लगाएगा तो मूव नहीं करेगा, है ना। इफ द फोर्स ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, if the force of the horse is greater than frictional force, the cart will move. The cart will move. Is greater than frictional force, the cart will move. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Explain why it is difficult for a fireman to hold a hose pipe which ejects large amount of water at high velocity. ये भी लिखे हैं अपन, कहाँ लिखे हैं इसको अपन? थर्ड लॉ में। एग्जांपल देखो, कौन सा एग्जांपल है जल्दी? ठीक है, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है वो एक एक्शन है, और जब वो पानी निकलेगा तो इट विल गिव अ रिएक्शन टू होस पाइप। मतलब होस पाइप बहुत ज्यादा फोर्स से पीछे आएगा अगर उसने प्रॉपरली होल्ड नहीं किया तो। इसलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड अ होस पाइप। ठीक है, हाँ हाँ, तभी तो रहने दो उसको, लिख लो एग्जाम्पल में,
लिख लो उसका आंसर कहां मिलेगा अपन को, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिख लो। एक्शन ज्यादा होगा तो रिएक्शन भी तो उतना ही होगा ना, इसलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड द होस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, मैंने कहा किया इसको सॉल्व, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ बट अपन इसको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया। पढ़ो क्वेश्चन सभी। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of rifle. समझिएगा क्वेश्चन। हाँ क्या है गिवन है, लिख लो पहले। देखो मास ऑफ राइफल, इसको कैपिटल एम देना, बड़ा होता है ना, राइफल बड़ा होगा बुलेट छोटी होगी, तो कैपिटल एम कितना दिया है 4 kg 4 किलो। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ बुलेट दिया है 50 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंट होगा 0.05 kg। ओके, और क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है बुलेट का ना, इनिशियल वेलोसिटी, तो यार 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और निकालना है हमें रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल। ठीक है, चलो यहां अपन वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करने वाले हैं। वही मैंने इस चीज का एग्जांपल दिया था कि जब तक बुलेट चली नहीं है गन से, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू 0, उसके ब्रैकेट में लिख लेना, व्हेन बुलेट इज नॉट फायर्ड। फायर्ड नहीं हुआ तो वेलोसिटी बुलेट का 0। ठीक है, गन का भी 0, भले दोनों का मास है बट रेस्ट पे है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, फायर नहीं हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 0। ये जरूर लिखना ब्रैकेट में, व्हेन बुलेट इज नॉट फायर्ड। क्लियर है? हाँ, अब फाइनल मोमेंटम देखते हैं सिस्टम का। कितना हो जाएगा, इसका m इंटू इसका v प्लस इसका m इंटू v, तो इसका निकालना है। ठीक है, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी, रिकॉइल। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे साइन दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक को आप ऐसा लिख लो, mv माइनस mv इज इक्वल टू 0। ये है आपका फाइनल मोमेंटम। कैपिटल M मास ऑफ राइफल, कैपिटल V जो मुझे निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी, माइनस स्मॉल m बुलेट का मास इनटू v उसकी वेलोसिटी। तो इसको मैंने माइनस लिया, इसको मैं प्लस ले रहा हूं, हमें निकालो कितना आएगा आंसर v का वैल्यू कितना आएगा, mv अपॉन m, यानी कि 0.05 इंटू 35 अपॉन 4। 35 इंटू 5 कितना होता है, 35 इंटू 5, 35 इंटू 2 70, 70 70 140 175। देखो करके एक बार, 35 इंटू 5 175 आ रहा है क्या, हाँ मैं करने नहीं बोला, कॉपी में 175 आएगा, और 2 पॉइंट लगाना है, यानी कि 1.75 अपॉन 4। चलो उसको सॉल्व, 1.75 अपॉन 4 कैलकुलेट करो कितना आएगा आंसर।
सर 0.437 कुछ आ रहा है। 0.4 437 5 375। 43, यस सर। ठीक है, 43 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी ये राइफल बुलेट का क्वेश्चन होगा ना, अपन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको ना ऐसे करना, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को mv माइनस mv लिखना है ऐसे, और फिर इसके पहले एक लाइन लिखना, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लिखो, उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको और इसको इक्वेट कर दिया। समझ में आ रहा है? इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जल्दी रीड करो क्वेश्चन, और क्या क्या गिवन है लिखते जाओ तो फटाफट। ये आप लोग ट्राई करोगे, फटाफट करो। Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity of 2 meter and 1 meter. ये हमारा एग्जांपल हो गया ना, हमने जो प्रूफ में एग्जांपल लिया था वो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे ना। एक हमने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। हेड ऑन एग्जांपल में तो ऐसे ही था ना, ये वही एग्जांपल जैसे क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली ग्राम है ना, ये आपका सीजीएस यूनिट दिया हुआ है, और जबकि आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट में है, तो ग्राम को देखो, यहाँ पे तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए ना अपन, बुलेट के मास को ना, कितना था 5 ग्राम था ना, 50 ग्राम था, हमने उसको 0.05 केजी किया ना। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सबका ऐसा यूनिट में करना जरूरी है। तो मास 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, m1 m2 ले लो उसको। तो चलो क्या क्या दिया हुआ है, m1 कितना दिया है, m1 100 ग्राम, यानी कि कितना केजी, 100 को 1000 से डिवाइड करो ना, कितना होगा, 0.1 आएगा, 0.1 केजी। 100 बाय 1000 लिख लेना भाई वहां पे कहीं पे, है ना, 100 बाय 1000 लिखे तो आया 0.1 केजी। हाँ वही मतलब है। अगला m2 0.2 केजी, ठीक है, ओके ओके। और क्या दिया है देखो, मूविंग इन द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, यानी कि u1 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। देखो u1 2 मीटर पर सेकेंड एंड u2 1 मीटर पर सेकेंड। आप पांचों फॉलो कर रहे हो, राधिका, दर्शना, पीयूषी, श्रेयांश एंड जयती। Yes, sir. Yes, sir. याद रखा, ये फर्स्ट केस हो गया ना, m1 u1 m2 u2 हमको पता चल गया। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है, they collide and after collision the first object moves at a velocity of 1.67 मीटर पर सेकंड। ये क्या दिया है, v1। देखो v1 कितना है, 1.67 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि v2 निकालना है ना। चलो अब क्या लिखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लिखना है ना, ऐसे नहीं सीधा डायरेक्टली m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 लिख दिए। पहले लिखो तो ये कहां से आया है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। बस निकाल लो, यहां से v2 का वैल्यू आ जाएगा, पुट करो वैल्यूज एंड v2 का वैल्यू बताऊंगा जल्दी से। जिनका आएगा वो हाथ उठाएंगे ना, देखते हैं पहले किसका आता है।
क्या है वो M1 U1 का मतलब क्या है? व्हाट इज दैट क्वांटिटी? M1 U1 के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। M तो अपने आप में मास है, मास इंटू वेलोसिटी कर रहे हैं ना। क्या होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इतने टेस्ट देता हूँ तो आना चाहिए टेस्ट देने के लिए। टेस्ट के टाइम बाहर चले जाएगा तो पड़ेगा कब पे? वो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, वो वेडनेसडे को टेस्ट देंगे ना, वेडनेसडे को क्लास के पहले, यानी कि 5:30 to 6:30। बाहर ही चले। आप अगर कोई दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो तो भाई पढ़ाई को इग्नोर थोड़ी ना करना है। बैलेंस नाम की चीज होती है, बैलेंस तो मेंटेन रहना चाहिए ना। ऐसा तो ना पढ़ाई को छोड़ दिया और खेलकूद ही करे पड़े। खेलकूद करो, मना नहीं कर रहे, बट कवर करना है ना पढ़ाई को भी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के। वो चीज नहीं करता है ना तू, पर रीजन है तेरे पास कि मैं बाहर था, मैं ये था। आके मेरे से एक बार भी पूछा नहीं कि सर मैं टेस्ट कब दूंगा, मेरा टेस्ट छूट गया है। मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहे कि सर मैं बाहर गया था। करना भाई, क्या क्या देख रहा है? ये सब क्या लिखा है ऊपर? M1 E1 से क्या है इसको पुट करना भाई, वैल्यू को वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मैं बताऊं क्या? ये 0.1 kg देखने के लिए कन्वर्ट किया है क्या? तो फिर उसको यूज करना वहां पे। 100 ग्राम दिख रहा है वापस से गधा। दुश्मन क्या कर रहा है तू? वैल्यू ज्यादा सबकी बता दो, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, क्या क्या लिखा है? जोर से बोल, जोर से। 0.1 इंटू लिखा ना, इंटू 2। हाँ फिर प्लस 0.2 इंटू 1। फिर आगे जतिन इक्वल टू लिखू। हाँ फिर 0.1। हाँ 1.67। फिर M2 है ना, बताना भाई। M2 तो अभी पीछे लिखा है तू। हाँ और हाँ हाँ ये निकालना है, ठीक है। फिर आगे तो सॉल्व किया करना। तो सॉल्व करने में कितना पीछे ऐसे रफ निकालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। 2 into 1 कितना होता है? कितना होता है 2 into 1? तो होता है ना, ये 2 और ये 1 ही तो है, बस पॉइंट लगा हुआ है तो 0.2 हो जाएगा। क्या होगा? ये 0.2 into 1 है, फिर अगेन 2 into 1 ही है वो, तो ये भी 0.2 ही होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं जतिन? इज इक्वल्स टू 1 into 1.67
1.67 ये बस पॉइंट थोड़ा शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 0.167। 167 इंटू 1 करो 167 ही आएगा और पॉइंट कितना लगाना है 1 2 3 ठीक है प्लस 0.2 फिर और इसको यहां ले आते हैं ये दोनों को ऐड करो ये सब्ट्रैक्ट होगा 0.4 हो जाएगा ना 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.4 ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.167 सब्ट्रैक्ट करना इज इक्वल्स टू 0.2 V2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.4 है तो कुछ नहीं तो उसके आगे दो जीरोस होंगे 3 समझ में आ रहा है 0.167 क्या आता है माइनस करने क्या आएगा यहाँ पे बता हाँ और कौन बताएगा हाँ 3 फिर बोल 5 कैसे 5 आएगा थोड़ा बता रहा हूँ मैं तो एक्सप्लेन करना मेरे को कैसे 5 आएगा कैसे करते हैं इसको माइनस जल्दी बता तो मेरे को ये 3 कैसे आया आरुष जल्दी बता बहुत मार हाँ कैरी बोलते कि बोरो बोलते हाँ यहाँ से एक बोरो लेगा ना तो इसके पास ये 10 हो गया 10 माइनस 7 3 तो अब इसके पास कितना बचा है 9 बचा है तो 9 माइनस 6 3 पर ये भी तो इसी से लिया था ना इसके पास भी कौन सा है जो इसको दे देगा इसने जब इससे मांगा तो ये भी बोला मैं भी भिखारी हूं मेरे पास भी कुछ नहीं है तो ये इसने इससे मांगा और उसके पास 3 बचा ना 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0.233 इज इक्वल्स टू 0.2 V2। अब V2 निकालने के लिए 0.2 से डिवाइड कर देंगे होगा तो V2 इज इक्वल्स टू यहां लिखा 0.233 अपॉन 0.2 नहीं भैया सॉल्व करेंगे ना उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे इसको पॉइंट्स हटा सकते हो पहले तो हटा लो है ना यानी कि आप 233 को 0.233 को आप 233 अपॉन 1000 लिख सकते हो एंड 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हो आया ना ऊपर ले आते हैं 233 अपॉन 1000 इंटू 10 अपॉन 2 एक एक जीरो काट दो अल्टीमेटली आपको 233 डिवाइडेड बाय 200 करना है क्योंकि आसान कैलकुलेशन है 200 का पहाड़ा तो आता है ना अगर 2 का पहाड़ा 2 का टेबल आता है तो 200 का टेबल भी आएगा 2000 का टेबल भी आएगा 20,000 का टेबल भी आएगा समझ रहे कैसे करेंगे 233 को डिवाइड कर देता हूं 200 से एक बार में जाएगा 33 रिमाइंडर आएगा पॉइंट लगा के 0 आउट फिर एक बार में जाएगा 130 रिमाइंडर आएगा फिर 0 लाऊं 6 टाइम्स में 1200 राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.16 मीटर पर सेकेंड क्या लगता है क्या हुआ है वेलोसिटी किसकी बढ़ी है किसकी कम हुई है पहले से 2 सेंटीमीटर वाले 2 मीटर पर सेकंड वाले की देखो क्या हुआ ऑब्जर्व करना पहली बॉडी का पहले वेलोसिटी 2 था जब वो आके पीछे से टकराई उससे तो उसकी वेलोसिटी कम होकर 1.67 हो गई दिख रहा है और जब दूसरी बॉडी की वेलोसिटी देखें तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पहले 1 थी उससे पीछे से आके इसको धक्का दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई 1.16 समझ गए क्लियर है क्वेश्चन मोमेंटम इज कांस्टेंट इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हुआ है नो डाउट पहली बॉडी का मोमेंटम कम हुआ है दूसरी बॉडी का मोमेंटम बढ़ा है बट अगर आप ओवरऑल बॉडी सिस्टम देखोगे तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट होता है वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं मैं क्लियर नोट कर लो इसको हाँ कर सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ठीक है 2 प्लेस 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ठीक है निकालना ठीक है 1.16 ठीक है अगर आप ऐसे निकालोगे तो ये 1.16 के बाद 5 आएगा
राउंड ऑफ करके 1.67 भी 1.17 भी लिख सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 0.01 का डिफरेंस। हो गया ये पक्का? कल देखो। चलो कितने ये इंडेक्स क्वेश्चन? चलो आ जाओ बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से। An object experiences a net zero। आप चारों का हो गया ना? राधिका, जयती, पीयूषी एंड श्रेयांश, क्वेश्चन ये वाला। यस सर, हो गया। Yes, sir. An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of velocity. If no, provide a reason. पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। आया मुझे क्वेश्चन समझ। क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट में हम नेट जीरो फोर्स लगा रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? देखो अगर वो पहले से रेस्ट में होगी और आपने नॉन जीरो फोर्स लगाया, या सॉरी जीरो फोर्स लगाया, तो वो मूव नहीं करेगी, है ना? जैसे ये बॉटल है मान लो ना, अब ये रेस्ट पे है, राइट, एंड वी आर अप्लाइंग अ जीरो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस, तो ये मूव नहीं करेगी। पर मान लो अगर ये बॉटल पहले से मूव कर रही होगी, तब मैं नहीं लगाऊंगा तब भी वो मूव करती रहेगी। यही तो हमारा फर्स्ट लॉ है कि अ बॉडी विच इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड अ बॉडी विच इज इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन until and unless a net external unbalanced force is applied। तो अगर अपन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब भी बॉडी की नॉन जीरो वेलोसिटी है। नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब वो चल रही है। वो तभी पॉसिबल है जब बॉडी पहले से चल रही होगी। तो अगर पहले से बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो। पर अगर उस बॉडी की वेलोसिटी नॉन जीरो है, इसका मतलब वो पहले से ही चल रही होगी, तभी उस पे नो फोर्स लगाने के कारण भी वो चल रही है। समझ रहे हैं? इसका आंसर, when an object experiences a net zero external unbalanced force, देखो कितने सारे वर्ड्स हैं इसमें। when an object experiences a net zero, नेट मतलब टोटल फोर्स जीरो लग रहा है और वो फोर्स किस टाइप का है? एक्सटर्नल है और वो भी अनबैलेंस्ड। A net zero external unbalanced force an object experiences a net zero external unbalanced force, then its acceleration is zero. Stop. If the body was initially in a state of motion, if the body was initially in a state of motion, if the body was initially in a state of motion, then in accordance with the first law, then THEN वाला then ना,
then in accordance with the first law of motion, the object will continue to move. The object will continue to move in same direction with same speed. First law of motion. The object will continue to move. The object will continue to move in same direction with same speed. ठीक है, दूसरा एक लाइन और लिखना. It means that the object may be traveling. It means that the object may be traveling with a non-zero velocity. With a non-zero velocity, it means that the object is traveling with a non-zero velocity but the magnitude as well as direction of velocity, but the magnitude as well as direction of velocity, but the magnitude as well as direction of velocity must be constant throughout. Must be constant throughout. Must be constant throughout. ठीक है, समझ गया ना. एक बार और समझना इसके जो आंसर अपन लिख रहे हैं. मान लो ये बॉल है, ये रेस्ट पे है. ठीक है, आपने अगर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो ये रेस्ट पे रहेगी. तो ये वाले केस के हिसाब से ये बॉडी मूव नहीं कर सकती. पर अगर कोई बॉडी पहले से ही मूव कर रही है और उसमें अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये तब भी चलती रहेगी. रोकने के लिए फोर्स लगाओगे पर फोर्स तो जीरो बोला है क्वेश्चन में. समझ गए. तो ये पॉसिबल तभी है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर आप बॉडी में कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो क्या बॉडी चल सकती है. तभी चल सकती है जब वो पहले से चल रही होगी. अगर वो रेस्ट पे है तो नहीं चलेगी, पर अगर वो पहले से ही मोशन में होगी तो वो चल सकती है. और उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा, अब चेंज नहीं होगा. देखो डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब आप फोर्स लगाओगे. अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो उस बॉडी पे तो अपने आप डायरेक्शन चेंज थोड़ी ना हो जाएगा उसका. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने एक बॉल को किक किया, जब तक उसको कोई और पकड़ के किक नहीं करेगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी. है क्लियर. तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा. क्लियर है सबको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कारपेट वाला ये हो जाएगा, है ना. अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इस आंसर्स में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आना चाहिए क्वेश्चन आंसर में वर्ड. समझ रहे हैं. इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. आप जब इसके आंसर को लिख रहे हो तो ठीक है. अगला देखो, अगला भी हो जाएगा. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? Inertia of motion. जैसे हम आगे गिरते हैं, लगेज भी आगे गिरेंगे अगर आप उसको टाई करके नहीं रखोगे. हम अपने आप को तो बांध के नहीं रख सकते ना. रखते हैं जब हम कार चलाते हैं सीट बेल्ट से. और आप बस में अपने आप को कैसे बांधोगे. समझ रहे हो. तो हम लीन फॉरवर्ड होते हैं. इन द सेम वे लगेज भी फॉरवर्ड लीन होंगे और आगे गिर जाएंगे. इसलिए उनको हम पहले से प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए बांध के रखते हैं. आप अपने आप को ही बांध के रखोगे तो आप भी फॉरवर्ड लीन नहीं करोगे. मैं क्लियर हो जाएगा. ये इनर्शिया ऑफ मोशन है. इसके ऊपर वाला कारपेट वाला इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो. बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल व्हिच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. ऑब्वियस सी बात है, कोई प्लेयर नहीं पकड़ेगा तो कोई बॉल थोड़ा चलती जाएगी. फ्रिक्शन तो लग रहा है ना उसके ऊपर. एक पॉइंट टाइम आएगा जहां वो रुक जाएगी. राइट. तो वो रुक गई. ठीक है. द बॉल स्लोज डाउन टू स्टॉप बिकॉज. अब क्या क्या है आंसर ऑप्शंस देखो. द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ. ये तो कुछ भी बात होगी ना.
क्या वो ज्यादा हार्ड इनफ मारेगा तो क्या बॉल जिंदगी भर चलती थोड़ा रहेगी? ठीक है, तो ये तो गलत है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। ये भी कोई रीजन नहीं हो ना बॉल स्लो डाउन होने का। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द फोर्स, यही हो ना लास्ट वाला, कैसे यही होगा? हाँ, तो अपोजिंग द बॉल का मोशन अपोज किया ना, कौन करता है ये? फ्रिक्शन। ठीक है, तो सी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, पर क्या बोल दिया है कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल व्हिच इज अपोजिंग इट्स मोशन। समझ रहे हैं? सी आंसर होगा। चलो तब भी डी पढ़ लेते हैं। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। नहीं, एक अनबैलेंस फोर्स तो उसने लगाया था ना, तब तो बॉल मूव करी। अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाता तो बॉल नहीं मूव करती। ग्रेविटेशनल कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो लगेगा, यहाँ अपन मान के चलेंगे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी ग्राउंड से अटैच है ना बॉल, तो उसमें क्या ग्रेविटी लगेगी? और ग्रेविटी तो किसको लगती है? जो बॉडी ग्राउंड के ऊपर है तो ग्राउंड उसको अपनी तरफ खींचता है, दैट इज ग्रेविटी। ये तो ऑलरेडी बॉल नीचे ही है ग्राउंड में। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस बॉल। ठीक है, चलो तो सी ऑप्शन होगा। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो जल्दी से। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. हिल मतलब ऊंचाई से वो निकली, रोल डाउन हुई, नीचे आई, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन था उसका 400 मीटर चली 20 सेकंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ए निकालना है, उसके बाद फोर्स निकालना है। ट्रक का मास दे दिया है 7 मेट्रिक टन, जहां पे 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो। तो 7 मेट्रिक टन का मतलब क्या हो जाएगा? 7000 किलो की ट्रक है वो। तो फोर्स निकालना है तो m इंटू ए करेंगे, पर पहले ए को निकालें, है ना? निकालो जल्दी से। क्या क्या गिवन है देखो। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट डज दिस लाइन मीन? देखो देखो जल्दी क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। u0 गिवन है, दिख रहे सब? ओके, और कितना डिस्टेंस चल रही वो? 400 मीटर 20 सेकंड में। तो s दे दिया है 400 मीटर, s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना? अरे हाँ है ना? और टाइम कितना दिया है? 20 सेकंड्स। तो आपके पास u है, s है, t है। a निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड की, थर्ड की, फर्स्ट? हाँ, तो वेलोसिटी दोनों दी हुई है। u तो 0 है, v दिया है क्या? टाइम दिया है बट v नहीं दिया है ना, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन से। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड, जिसमें v नहीं है। ऐसा इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें v नहीं है, क्योंकि v दिया नहीं है। निकालो। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। जल्दी निकालो। s पता है, t पता है, u पता है, तो a निकल जाएगा। जल्दी बताओ कितना आ रहा है a? राधिका, पीयूषी, श्रेयांश सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? a कितना है? 2 मीटर आएगा भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ गलती कर दिए? s is equals to ut plus half at square. 400 is equals to 0 plus half a into 20 का 20 है ना? ये तो कैंसिल हो गया। ये आया 2 मीटर। 20 का स्क्वायर 400 ही तो होता है, और यहाँ भी 400 डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, कैंसिल होके। ठीक है, ओके। फोर्स कितना आया? फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 7000 kg। 7 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 किलो, तो 7 मेट्रिक टन मतलब 7000 किलो। ओके, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 7000 इंटू 2, 14000। ठीक है, ओके। चलो
कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को ना बोल रहा हूँ, ये वाले आप लोग क्वेश्चंस करके लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है ना, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग करके और नेक्स्ट क्लास में तो अपन थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिक एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 8, 9, फिर 8, 9 के बाद 13, 8, 9, 13, फिर 14, 8, 9, 13, 14, 15, बस ठीक है, 8, 9, 13, 14, 15, 5 क्वेश्चन है। 8, 9, 13, 14, 15, ये 5 क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करके आओगे, ठीक है। तो 5 हो जाएंगे, अपन 5-6 कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करके, ठीक है। फिर अगला अपन बायो चालू करते हैं, एक चैप्टर बायो का लेते हैं, है ना। केमिस्ट्री हमने 2 कर लिया है, फिजिक्स हमारा ये 2 हो जाएगा, तो बायो का टिश्यूज चैप्टर चालू करते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा टिश्यूज का जैसे ये खत्म होगा, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir.